अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सीवीपी एनालिसिस पे हमारी डिस्कशन जारी थी। पास पेपर क्वेश्चंस पे कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी और उसके बाद अभी हमारा जो एरिया रह गया है इसी से रिलेटेड ग्राफ्स इन ब्रेक इवन एनालिसिस। लेकिन इससे पहले एनी क्वेश्चन को बच्चा सवाल करना चाह रहा था? जी बेटा, जी कौन सवाल करना चाह रहा है? हेलो, अभी किसी ने आवाज़ दी थी, एक सवाल है, बड़े जज्बाती होकर को बोला था। आपकी रिवीजन होनी है बेटा। रिवीजन का लिए हम लॉन्ग बैच का हमारा प्लान है, क्योंकि उनका हमारा टाइम रिवीजन और सेशन के लिए होता है, तो इसमें मेरी शायद आप लोगों से बात हो नहीं पाई। लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है। आप में से जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे इस रिवीजन सेशन को और इसको टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहे, दे आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। ठीक है, सिर्फ आप टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहो उस टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट एंड रिवीजन सेशन को ज्वाइन करना चाहो, दैट ऑप्शन इज आल्सो ओपन। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है रिवीजन का, आज से जैसे हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है वो 12:10 से ऑनवर्ड है। टेस्ट का टाइम 12:05 रखा है हमने, लेकिन क्लास का टाइम हमारा 12:10 से 1:10 होता है। 1 घंटे का डेली हमारा सेशन होगा। 2 दिन हमारे सेशन रिवीजन के हुआ करेंगे, मंडे ट्यूसडे, फिर वेंसडे को टेस्ट है, फिर थर्सडे फ्राइडे अगेन रिवीजन सेशन और सैटरडे को टेस्ट है। तो हमने इस तरह 2-2, 3-3 चैप्टर बांटे हुए हैं। जैसे हमारा आज और कल 2 दिन में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये हमारा रिवीजन का प्लान है आज और कल में। और उसके बाद हम इसका वेंसडे को हमारा टेस्ट होगा इंशाअल्लाह। और रिवीजन में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ हमने करना क्या है, ताकि आप में जिस भी साथी का, जिस भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो ज्वाइन करना चाहे, मोर देन वेलकम। हमने इसमें टॉपिक का ओवरव्यू लेना है और हमने जो टॉपिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रिव्यू करना है, रिवाइज करने हैं, और उनसे रिलेटेड कोई एग्जाम में जो टिप्स या टेक्निक्स टेस्ट हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम कोई सवाल नहीं कर रहे होंगे, कोई इलस्ट्रेशन नहीं कर रहे होंगे, विल बी जस्ट हैविंग रिवीजन मतलब तमाम प्रिंसिपल्स की, तमाम असूलों की रिवीजन, जो किताब में लिखे हैं वो भी, और कोशिश करेंगे जो पास पेपर हमने किए उनमें जो हमने ट्रिक्स सीखी थी, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमने सीखे थे जो किताब से हट के आई थी, उनको भी हम ज़रा रिफ्रेश कर लें कि हमने फलाने फलाने सवाल में देखा तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी टेस्ट हुआ हुआ है, फलाने फलाने सवाल में ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी टेस्ट हुआ है, तो इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को हम डिस्कशन के अंदाज में उस रिवीजन सेशन में हम कर सकें, क्योंकि सारी बात अब हम जो चीज़ एक लेक्चर हम जो सब्जेक्ट हम 90-100 घंटों में पढ़ते हैं उसको 10-12 घंटे में रिवाइज, जिस तरह आप समझते हो कि सवाल दोबारा कराए जाएंगे, इलस्ट्रेशन की जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन जो हमारी होगी दैट इज डिस्कशन ऑफ द प्रिंसिपल, रिवीजन ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उस पर हमारी बात होगी इंशाल्लाह। स्प्रिंग 2025 के पेपर की बात जहाँ तक आप करते हैं तो उसको मेरा दिल तो पता नहीं क्यों चाहता है कि आप उसको ऑन योर ओन टूवर्ड्स द एंड ऑफ मिड ऑफ अगस्त या 3rd वीक ऑफ अगस्त खुद अपने तौर पे एक मॉक के तौर पे अटैम्प्ट करें आप। मेरा दिल ये चाहता है आप उसको वहाँ पे अटैम्प्ट करो। हाँ, उसके बाद मैं ज़रूर आपको डिस्कशन सेशन वहाँ पे उसका हम पास पेपर की उसकी डिस्कशन सेशन हम रख लेंगे, मे बी 3rd वीक ऑफ अगस्त में, जब आप मॉक शॉक दे चुके हो, अपने एंड पे अटैम्प्ट कर चुके हो, तो डिस्कशन के लिए हम उसको ज़रूर स्प्रिंग 25 की भी प्रैक्टिस सेशन हम रख लेंगे। उसके लिए वो मैं फाइनल इंश्योर कि इंशाल्लाह 3rd वीक ऑफ अगस्त में उसको रखें, ताकि जब आपकी तमाम मॉक, जिस बच्चे ने इसको एदा मॉक देना है वो दे चुका हो, जो एग्जामिनेशन का मॉक देना है वो भी दे चुके हो, उसके बाद हम उसको प्लान कर लेंगे। अगर मेरे दिन से निकल रहा हो तो आप में से कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिमाइंड करा सकता है। आई प्लान इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली एंड आई विल कम्युनिकेट विद यू। जी, रिवीजन क्लास के ऑनलाइन लेक्चर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, ये बेटा मैं मैनेजमेंट से देख लूँगा उनका क्या प्लान है। मेरा ख्याल है दिस पॉसिबिलिटी कैन बी लुक्ड इनटू, बिल्कुल इसको देखा जा सकता है। मैं मैनेजमेंट से इसको डिस्कस कर लूँगा कि इसके लिए भी बिल्कुल इसको देखा जाए कि इफ़ इट्स वर्केबल तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ऑनलाइन ऑप्शन भी आपको दे दी जाए। ठीक है जी। जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी और बच्चे के पास जहन में कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 16 से एक मसला है। जी बोलिए बेटा। डिक्रीज हो रही है, हमने इफेक्ट नहीं डाला था। ये जुल्म हमने क्यों किया, इसके बारे में सोचा नहीं आपने? वैसे तो मैंने तो बता दिया था ये जुल्म क्यों किया हमने, लेकिन आपने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 16 था ये।
के साथी का कहना है कि भाई मटेरियल कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, तो वो हमने रिडक्शन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं की। ये मैंने कौन सा सवाल खोल लिया भाई, गलत पेपर खोल लिया मैंने। CVP का क्वेश्चन 16 खोलना था। हमें बताया गया है कि हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पे आके रिड्यूस हो रही है। तो भाई ये जो डाटा दिया है, क्या उसने ये जो डाटा दिया है, क्या ख्याल है वो रिडक्शन इसमें आ नहीं रही होगी? ये क्या है? ये डिमांड लेवल्स, द रेलेवेंट डिटेल द डिफरेंट डिमांड लेवल्स। इस डिमांड लेवल पे ये कॉस्ट है, इस डिमांड लेवल पे ये कॉस्ट है, तो उसने आपको क्या बताया हुआ है कि ये वाली कॉस्ट इससे कम है। ये मटेरियल कॉस्ट है ना 16,000, उसने ये तो नहीं कहा कि ये रिडक्शन से पहले है, उसने कहा 16,000 यूनिट्स पे ये कॉस्ट है, 14,000 यूनिट पे ये कॉस्ट है। साथ उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कॉस्ट 5% कम हो जाती है। तो उसने ये तो नहीं कहा कि ये रिडक्शन से पहले की कॉस्ट है। ये ऑलरेडी, या तो कहता ना ये कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है, अब बताओ 14,000 की कितनी होगी, 16,000 की कितनी होगी। कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये दे देता आपको कि जी 14,000 रुपये 10 रुपये है, तो बताओ 16,000 रुपये कितनी होगी, तो फिर आप 5% रिडक्शन डालते हैं। ये उसने ऑलरेडी आपको 16,000 की कॉस्ट दे दी है। तो जब ये 16,000 यूनिट की कॉस्ट है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी रिडक्शन हो चुकी है। इसी तरह वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में ऑलरेडी रिडक्शन हो चुकी है। यहां पे जो कॉस्ट है इससे इधर है, ये रिडक्शन से पहले है, इससे आगे रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो चुकी है। लेकिन हमने वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट क्यों किया था? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहां पे निकाली थी, मैंने यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, तो फिर 16,000 पे जाने के लिए उसको मैंने रिडक्शन डाली थी। लेकिन मटेरियल कॉस्ट से मैंने निकाली यहां से है, तो इसमें रिडक्शन किस चीज की? ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड है जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, CVP एनालिसिस में ग्राफ्स हमारा एक एरिया रह गया। ये एरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्जामिन नहीं हुआ, सो इसकी सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। लेकिन आई विल एडवाइस कि हम क्लास में भी इसको बड़ा ब्रीफली कवर करेंगे। मे बी 15-20 मिनट में हमारी ये डिस्कशन खत्म हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि जितना काम हम क्लास में करें, ये एक साथ घर जाके आपने एक साथ आज कर लेना और एक साथ एग्जाम से एक दो दिन पहले इसको देख लेना, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसको टाइम नहीं देना आपने, ठीक है? दिस इज मोर देन इनफ। हमने फार्मूलाज की मदद से ब्रेक इवन कैलकुलेट करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना सीखा। कुछ कैलकुलेशन हमने CVP एनालिसिस से रिलेटेड फार्मूलाज की मदद से सीखी। CVP एनालिसिस की वैल्यूज हम ग्राफ्स की मदद से भी डिटरमिन कर सकते हैं। ग्राफ की मदद से CVP एनालिसिस की जब बात की जाती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच कैन बी यूज्ड फॉर CVP एनालिसिस। एक कहलाता है ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट और एक कहलाता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जिनकी मदद से हम CVP एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट की हम बात करें पहले, तो भाई सबसे पहले इस ग्राफ में हम 2 एक्सिस X और Y, आपको पता है ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं। X एक्सिस पे हम सेल्स वॉल्यूम प्लॉट करते हैं और Y एक्सिस पे वैल्यू इन रुपीज लेते हैं। ये वैल्यू में हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों मेजर कर सकते हैं। मैं अगर बिल्कुल मैं स्केच सा बना रहा हूं, मैं डिटेल में एक्चुअल डाटा के साथ ग्राफ आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं स्केच आपके सामने बना रहा हूं। ये हमारा ग्राफ होता है ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट का। इसमें एक्स एक्सिस पे सेल्स के यूनिट्स आते हैं और यहां पे रुपीज आते हैं। और इसके बाद हम इस ग्राफ पे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ पे लाइंस जो ड्रॉ होनी है वो 2 हैं। कौन कौन सी लाइन? एक टोटल रेवेन्यू एट डिफरेंट सेल्स लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी सेल्स 0 है, जब यूनिट्स बेचे 0 तो रेवेन्यू भी 0। यूनिट बेचे से आपने 100 तो रेवेन्यू कितना है, यूनिट बेचे 200 तो रेवेन्यू कितना है, यूनिट बेचे 500 तो रेवेन्यू कितना है। ये जनाब आपने पॉइंट्स बनाए, डिफरेंट सेल्स यूनिट्स पे आपका रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू रुपीज यहां से स्टडी किया, यूनिट यहां से, यूनिट्स रुपीज पॉइंट लग गए।
और ये आपकी रेवेन्यू की लाइन यहां से बन गई। दूसरी लाइन होती है टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल, कि भाई जब हम ये यूनिट्स बेच रहे हैं तो इन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। बताओ, जब हम 0 यूनिट्स बेचते हैं तो क्या हमारी कॉस्ट 0 होती है? हमारी कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम इसी तरह दूसरी लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, भाई 0 यूनिट्स में हमारी कॉस्ट कितनी है, 100 यूनिट्स में हमारी कॉस्ट कितनी है, से 200 यूनिट में हमारी कॉस्ट कितनी है, एंड सो ऑन। ये दूसरी लाइन आ जाती है हमारी। ये टोटल रेवेन्यू की लाइन है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। तो मेरे पास अगर डिफरेंट यूनिट्स का रेवेन्यू पता हो, डिफरेंट यूनिट्स की कॉस्ट पता हो, ये दो लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये दो लाइन ड्रॉ हो जाती हैं तो अब सीवीपी एनालिसिस आप देख लीजिए कैसे है। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर यूनिट्स रीड कर लो, वो आपका ब्रेक इवन। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू ब्रेक इवन। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जब 0 है तो वो भी ब्रेक इवन है। ये आपका ब्रेक इवन यहां से निकलता है। और यहां से पढ़ना चाहो तो ये आपको फिक्स कॉस्ट है, 0 वॉल्यूम पे टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इसी तरह अगर आपको बजटेड सेल्स कहीं बता दी जाएं कि भाई ये आपकी बजटेड सेल्स हैं, क्वेश्चन में गिवन हो बजटेड सेल्स हमारी क्या है, तो अब यहां से आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट, जिसमें दो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। एक टोटल रेवेन्यू की लाइन, डिफरेंट यूनिट्स पे हमारा रेवेन्यू कितना है। एक टोटल कॉस्ट की लाइन, डिफरेंट यूनिट्स में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। इन दो लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ कर लें तो इन दो लाइंस की मदद से हम ब्रेक इवन यूनिट्स भी मेजर कर सकते हैं, हम फिक्स कॉस्ट भी ग्राफ से मेजर कर सकते हैं। हमें बजटेड सेल्स गिवन हो तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मेजर कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करके। ये हमारा सीवीपी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आ जाता है। और इसके लिए मैं एक छोटी सी हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 16 के डाटा से हम ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट को जरा डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 16 का डाटा अपने पास खोल लीजिए, हम इस इलस्ट्रेशन से वॉक थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 16 का डाटा है। You are management accountant for a business that develops specialist computers. You are consulted to investigate the viability of marketing a new type of handheld computer. With the help of the manager of research and development, the production manager, the buyer, and sales manager, you have made the following estimates of annual sales and profitability. Sales units और डिफरेंट सेल यूनिट्स पे प्रॉफिट्स या लॉस हमारा क्या है। सेलिंग प्राइस है 200। हमसे कहा जा रहा है जी ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट बनाइए इस इंफॉर्मेशन की मदद से। हमने अभी ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट से इंट्रोडक्शन लिया, हमने पढ़ा है कि ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट के लिए हमें जो डाटा चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स पे सेल वॉल्यूम और डिफरेंट यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट, ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी मदद से हम ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट बना सकते हैं। तो हम इसी सवाल पे ये डाटा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कॉलम नंबर यहाँ असाइन करूँ, इफ दिस इज कॉलम नंबर ए, दिस इज कॉलम नंबर बी, सी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद 200। ऐसे ही है जी, प्राइस 200 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 15,000 ज़रब 200, 15,200 कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, 3 मिलियन, 18 ज़रब 200 3.6 मिलियन और 20,000 ज़रब 200 4 मिलियन। ये जी हमारे पास डिफरेंट सेल्स
वॉल्यूम पे रेवेन्यू की फिगर आ गई। अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए। मुझे पता है कि रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास है, सेल्स मेरे पास है। इस इक्वेशन को अरेंज करें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट या प्लस लॉस। अगर लॉस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस्ट है तो प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा। तो जनाब मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी यहां पे, लेट्स अज्यूम इफ द प्रॉफिट इज कॉस्ट इज डी, तो डी इज इक्वल टू सी माइनस बी। और अगर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक हो गया। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल, जब 15,000 वॉल्यूम है तो टोटल कॉस्ट इज 3.1 मिलियन। यहां पे टोटल कॉस्ट इज 3,460,000 और यहां पे फिक्स कॉस्ट इज 3.7 मिलियन। लीजिए जी, अब मेरे पास एक लाइन जो ड्रॉ होगी वो यूनिट्स और रेवेन्यू को लेकर ड्रॉ होगी, और दूसरी लाइन जो ड्रॉ होगी वो यूनिट्स के साथ कॉस्ट को लेकर ड्रॉ होगी। अब हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह जब ये डाटा हमारे पास है तो ग्राफ पे आपने लोगों ने काफ़ी काम सीखा हुआ है। मैं इसको सिर्फ आंसर से ही इसके आपके सामने गुजार देता हूं कि भाई ये हम देख लें आंसर में ये चीज़ें ग्राफ में जब बनेगी। तो मैं चाहूँगा सिर्फ आप घर पे काम ये करो, घर पे ये ग्राफ बना के एक बार देख लेना। डाटा मैंने आपके सामने अरेंज कर दिया, ग्राफ में आपको रिव्यू करवा देता हूँ, घर पे आपने ये ग्राफ बना के एक बार देख लेना है। ये देख लीजिए, ये हमने लाइंस ड्रॉ की, तो ये हमारी टोटल सेल्स की लाइन है और ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन है। पहचानना बड़ा आसान है, अदरवाइज हमें नज़र आ रहा है कि सेल्स 0 यूनिट्स पे 0 होती है, कॉस्ट 0 यूनिट पे 0 नहीं होती। तो ये कॉस्ट की लाइन है, ये सेल्स की लाइन है। सेल्स की लाइन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। कॉस्ट की लाइन कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट से शुरू होती है। तो लाइन हमारे पास है, लाइन्स ड्रॉ की, जहां पे इंटरसेक्शन उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, तो ये ब्रेक इवन आ गया। और अगर आपको बजटेड सेल्स गिवन है, इफ बजटेड सेल्स आर गिवन, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 20,000 बजटेड सेल्स हैं तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये आप ग्राफ की मदद से आसानी से पढ़ सकते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ की मदद से ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करना इज नॉट एन इशू। जैसे मैंने कहा एग्जाम में कभी माजी में ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ नहीं, लेकिन हमें जितना काम मैंने आपको कहा क्लास में कर रहे हैं, सिर्फ उससे एडिशनल किया, मैंने डिस्कस रिव्यू कर दिया। आप घर पे एक ग्राफ बना के देख लेना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम इस पर मजीद कुछ सवाल देखने की, ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट में एक्स एक्सिस पे सेल्स यूनिट्स हैं, वाई एक्सिस पे रुपीज़ हैं। लाइन्स कितनी ड्रॉ होती हैं? 2। डिफरेंट सेल्स यूनिट्स पे रेवेन्यू कितना है, डिफरेंट सेल्स यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी है। ये 2 लाइन ड्रॉ होगी और वहां से आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यह है आपका ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट। दूसरा ग्राफ जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज किया जा सकता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। दिस इज इवन मोर सिंपल। ये ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट से भी सिंपल है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे सेल्स वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट्स या लॉस है, और लाइन यहां पे सिर्फ एक ही ड्रॉ की जाती है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जाती है। मतलब आपने इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वही सेल्स यूनिट्स हैं और यहां पे आपका प्रॉफिट अगर 0 से ऊपर हो तो प्रॉफिट है, 0 से नीचे हो तो लॉस है, दैट्स इट। ये ग्राफ की शक्ल है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की। इसमें लाइन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। जैसे हमें बताया गया है कि जब हम 15,000 यूनिट बेच रहे हैं से हमारा लॉस है, से आगे चल रहे हैं तो हमारा कुछ प्रॉफिट है, फिर हमारा प्रॉफिट है। ये हमें डाटा क्वेश्चन में गिवन है। अब ये डाटा ऑलरेडी हमें रेडीली अवेलेबल है। डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम पे प्रॉफिट या लॉस क्या है, दिस डाटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ऐसा ही है, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है। इधर तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डाटा हमें बनाना पड़ा, ये डाटा हमें अवेलेबल है डिफरेंट यूनिट्स पे कितने हमने बेचे। तो जनाब ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए इनको मिला के।
ये आपका पीवी चार्ट हो गया। अब सब वही इंफॉर्मेशन यहां से भी ले लें। यह आपका ब्रेक इवन है, यह आपकी फिक्स कॉस्ट है, और अगर आपको कहीं बजटेड सेल्स गिवन हो, बजट आपको गिवन हो, तो आप यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ले सकते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट से भी आप सेम वही इंफॉर्मेशन जो ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट से निकाली थी, वही इंफॉर्मेशन आप प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट से भी निकाल लेते हैं। इसको प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ कह लो या प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कह लो, दैट इज ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट या ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ कह लो। दिस इज इवन मोर सिंपल। जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है, और इस सवाल के लिहाज से, इलस्ट्रेशन 16 के लिहाज से, वी हैव द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल, नो वर्किंग वाज रिक्वायर्ड। ये जी आपके सामने ट्रेडिशनल पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की प्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जीरो से ऊपर प्रॉफिट, जीरो से नीचे लॉस, और ये आपकी लाइन डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम पे लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करो। जहां पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज योर ब्रेक इवन, और बजटेड सेल्स अगर गिवन हो तो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ये है कहानी हमारी ग्राफ्स की। सीवीपी एनालिसिस में ग्राफ, दो ग्राफ्स, एक ट्रेडिशनल ब्रेक इवन और एक प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। एनी क्वेश्चन? रिवीजन के लिए आपको यही डाटा मैं अगर किताब से स्पेसिफिकली आपको लिंक कर दूं, किताब से आपने क्या रिवाइज करना है, ये किताब का ही सॉल्यूशन आपसे शेयर कर रहा था। किताब में आपने यहां से रिवीजन आपकी शुरू होनी है जी, जो मैंने स्लाइड में भी दिखा रहा था। ग्राफ्स इन ब्रेक इवन, दो ग्राफ्स होते हैं, एक ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, लाइंस कौन सी हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, लाइन कौन सी है। दैट्स इट, ये आपने रिव्यू करनी है। और ये इलस्ट्रेशन 16 ही जैसे मैंने आपके सामने परफॉर्म की, डाटा अरेंज करे के एक दफ़ा ग्राफ पे भी बना लेना, और इस तक एग्जाम से 2 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लेना। इसने कोई चीज़ को 15 मिनट शायद आज घर में लगेंगे, 15 मिनट तब लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम ये टॉपिक डिजर्व नहीं करता, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाना नहीं है। मजीद टाइम है सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मजीद टाइम है डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। इस एरिया पे आपने रिसर्च नहीं करनी, कोई मजीद सवाल ढूंढ के करने की कोशिश नहीं करनी। काफ़ी है कॉन्सेप्ट, हमें जितनी इसकी सिग्निफिकेंस उसके लिहाज से इतनी लर्निंग काफ़ी है हमारे लिए। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमारे पास अब रह गए हैं टोटल 4 चैप्टर। 13 एंड 14 हमारा आखिरी मेजर और अहम एरिया है। इसके बाद चैप्टर 15 एंड 16 हमारे लेसर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जिनकी सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बता दूं तो जो चैप्टर 13 14 मिला के वो भी तकरीबन समझो एक ही टॉपिक बन जाता है आपका। उसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक फॉर्म मॉडल पेपर में आया था और एक फॉर्म बीच में 22 या 23 में एक फॉर्म सवाल आया था। तो पूरे हम अगर 8 अटेम्प्ट का एनालिसिस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट का एनालिसिस देखते हैं, तो अगले जो चैप्टर पढ़ने हैं वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जामिन हुए हैं 7 अटेम्प्ट में से। मॉडल पेपर भी डालो तो 2 दफ़ा हमें नजर आता है वो 8 अटेम्प्ट में से, तो लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करें पहले हम इस एरिया की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 14 मिला के एक टॉपिक हमारा बनता है। चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसका नाम, और चैप्टर 14 वेरिएंस एनालिसिस का नाम है। बेसिकली मेन टॉपिक हमारा वेरिएंस एनालिसिस है, जिस पे क्वेश्चन में आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस वेरिएंस एनालिसिस की फाउंडेशन है, इस वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक के इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन है। क्वेश्चन हमें इसमें से आता है, लेकिन ये हम पढ़ते हैं ताकि हम इस टॉपिक को समझ सके। और चूंकि ICAP की किताब में इसको 2 चैप्टर में बांटा गया, तो हमने भी अपने नोट्स में इसको 2 चैप्टर के तौर पे रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि चैप्टर मिस हो गया हमारे सिलेबस से। अदरवाइज ये बेसिकली टॉपिक एक ही है, ठीक है। इसकी अहमियत आप देख सकते हैं जी, हर अटेम्प्ट में हमें ये नजर आ रहा है सवाई इसके, तो मैं कहूंगा दिस इज एन एक्सेप्शन। हमारे लिए ये हर अटेम्प्ट में आने वाला सवाल है, हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि हर अटेम्प्ट में ये सवाल आएगा। और इसमें एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि रीसेंट ट्रेंड के मुताबिक ये सवाल भी हमें सेक्शन बी में मिल रहा है, ज़्यादातर सेक्शन बी में है, ऑल्दो सेक्शन ए में भी सवाल आया हुआ है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में एग्जामिनर ने कोई लकीर नहीं खींची हुई
कि ये टॉपिक मैंने सेक्शन ए में या सेक्शन बी में ही देना है। देयर आर सम टॉपिक जिन पे लकीर लगी हुई है कि भाई ये सेक्शन ए के टॉपिक हैं, ये सेक्शन बी के टॉपिक हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक में ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर इधर उधर घुमाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, रीसेंट ट्रेंड में बताता है सीवीपी एनालिसिस सेक्शन ए का टॉपिक है। रीसेंट ट्रेंड बताता है सीवीपी सेक्शन ए का टॉपिक है, क्योंकि सेक्शन, हाँ उससे पहले चले जाओ, पुराने सवाल में मैंने आपको सीवीपी 14 नंबर का भी दिखाया, 12 नंबर का भी दिखाया, लेकिन अब नई स्कीम जब से आई है 10 नंबर से ज्यादा सवाल आता नहीं, सेक्शन ए में आता है। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो वो सेक्शन ए का टॉपिक है। उसमें यूजुअली हम देखते हैं 2 सवाल आते हैं, 8-8 के, 6-8 के, एक सवाल भी आया तो 10 का आया। सेक्शन बी में नजर नहीं आता इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग देखें सेक्शन बी में ज़्यादा नजर आता है, डिसीजन मेकिंग देखें ज़्यादातर सेक्शन बी में नजर आता है, बट ओकेजनली सेक्शन ए में भी चले जाते हैं। तो हमने कोई लाइन नहीं पर्टिकुलरली ड्रा करनी कि भाई ये टॉपिक सेक्शन ए का या सेक्शन बी का, हमें कहीं से भी सवाल आ सकता है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है और हमें सरप्राइज नहीं लेना। तो यहां पे हम देख रहे हैं रीसेंट ट्रेंड में सेक्शन बी का सवाल है, इसका मतलब हैवी ड्यूटी क्वेश्चन आ रहा है और कंपल्सरी तकरीबन सवाल है। दिस वाज एन एक्सेप्शन, पता नहीं एग्जामिनर से क्यों मिस हुआ, वो मिस इसलिए खैर हो गया, चले हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिड, एग्जामिनर के बाद में ग्रिड होता है। तो एग्जामिनर ने लास्ट टाइम में टारगेट कॉस्टिंग, इस ग्रिड में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरियस एनालिसिस। तो एग्जामिनर ने इस ग्रिड में से 20 से 30 नंबर पूरे करने होते हैं। तो पहले जब इसने टारगेट कॉस्टिंग दिया था ना, तो उसने वेरियस एनालिसिस को सेक्शन ए में डाल दिया था, सवाल छोटा सेक्शन ए में दे दिया था। और फिर टारगेट कॉस्टिंग हमें पता है वो तो बड़ा कम कम आता है, लेकिन इस बार जब आया तो उसने सेक्शन, जब टारगेट कॉस्टिंग दिया तो ये स्किप कर दिया। दिस वाज एन एक्सेप्शन। मैं फिर कहूँगा इससे पहले कभी उसने मिस नहीं किया, टारगेट कॉस्टिंग दी भी है तो वेरियस एनालिसिस दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड ज़्यादा लाइकली है जिससे ये चलता नज़र आ रहा है कि हमें जहनी तौर पर तैयार रहने के सवाल हमें आने वाला है। और यहाँ पे बाय द वे देख सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी उसने एक्सेप्शन क्रिएट की हुई है, सेक्शन ए में डाल दिया। हालांकि हिस्टोरिकली वो सेक्शन बी में देता आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके उसने ये भी एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, मिथ तोड़ दी कि प्रोसेस कॉस्टिंग हमेशा सेक्शन बी में आएगा। नो, उसने कहा ये भी सेक्शन ए में आ सकता है। तो बहरहाल हम इसको कहते हैं कि हमारे लिए एक अहम 3 टॉपिक्स में से एक है वेरियस एनालिसिस। और एज कंपेयर टू देखें हम डिसीजन मेकिंग या सीवीपी एनालिसिस, ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है, इसलिए कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूलाज। अल्टीमेटली जब हम क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखोगे अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कोई 12, 13, 14 फार्मूलाज हैं जिन पे ये बात रह जाती है। सिंपल फार्मूला देके क्लाइंट के बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि इंशाअल्लाह हम देखेंगे तो हमें ऐसा ऐसा याद होते जाएंगे। इनिशियली याद करना डेफिनेटली उनका चैलेंज है, लेकिन जब से जैसे रिवीजन होगी, इलस्ट्रेशंस करेंगे, फार्मूलाज आसानी से आपको याद होते जाएंगे, क्योंकि बड़े सिमिलैरिटीज हैं 12, 14, 15 फार्मूलाज में और याद करने में बड़े आसान हो जाते हैं। और फार्मूलाज आपको याद हो जाए उसके बाद सवाल में बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक स्ट्रोक ऑफ द फार्मूला से हल हो रहे होते हैं। हाँ, इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन कभी बनते हैं, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते नहीं है। उनको भी हल करने का जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी सिंपल। इंशाअल्लाह जब हम पास्ट पेपर क्वेश्चन पे जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन भी, ट्रिकी क्वेश्चन भी सारे डील करेंगे और उनको डील करने की टेक्निक से भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं असेसमेंट बात करूँ इन द आइज ऑफ स्टूडेंट तो ये एक आसान टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। If we compare to the challenging topics like decision making CVP, ये आसान टॉपिक है इंशाअल्लाह। हाँ, टाइम इसमें लगेगा क्योंकि है थोड़ा लेंथी, इसको डिस्कस करने में 2 चैप्टर्स को डिस्कस करने में टाइम हमारा लग जाएगा, मे बी 10-12 लेक्चर लग जाए हमारे। पास्ट पेपर क्वेश्चन भी हमने करने हैं, लेकिन इट विल बी ईजी और इंशाअल्लाह गारंटीड ये क्वेश्चन भी है और इंशाअल्लाह स्कोर भी यहाँ से आप गारंटीड एक अच्छा लेके चलते हैं। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं बात अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। पहला जो चैप्टर हमारा चैप्टर 13 है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में पहली टर्म जो हम बात करेंगे जिस पे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? पहली बात तो टारगेट कॉस्ट से बिल्कुल इसको अलग रखना है, उससे बिल्कुल कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी कि वो भी टारगेट कॉस्टिंग था, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। शायद जो कोई बहन भाई है, कोई कजन कुजन है, ऐसा कोई रिश्तेदारी इनकी आपस में नहीं है। दे आर एंटायरली अपार्ट। समझो वो कुछ अफ्रीका के जंगलों में रहता है और ये एशिया में रहता है, इनका कोई रिश्तेदारी आपस में नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कभी टारगेट कॉस्टिंग से कंपैरिजन करने की कोशिश आपने नहीं करनी। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटर्मिन्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस और एन ऑपरेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोडक्ट बनाती है
या अगर सर्विस देती है, तो अब मैं अपनी डिस्कशन को प्रोडक्ट और सर्विस की हद तक ही रखूं, आगे चल के इसको प्रोडक्ट पे मजीद कंसाइज कर लूंगा ताकि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। तो प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले उस कॉस्ट का अंदाजा लगाना कि ये कॉस्ट ये प्रोडक्ट कितने की बनेगी। सर्विस देने से पहले ये अंदाजा लगाना कि ये सर्विस देना कंपनी को कितने की कॉस्ट करेगी। दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका मैं ओवरऑल बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद क्या है? हम प्रोडक्ट बनाने से पहले एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने की बननी चाहिए, इसमें मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनने में कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लगते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हर एलिमेंट का अंदाजा लगाया जाएगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी। मटेरियल कॉस्ट में क्वांटिटी भी आ जाती है, रेट भी आ जाता है। इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें टाइम भी आ जाएगा, रेट भी आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को बनाने में ओवरहेड का खर्चा कितना लगेगा, अगेन टाइम भी आ जाएगा, रेट भी आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, प्री डिटर्मिन्ड, बनाने से पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये। इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा जा रहा है? इसको स्टैंडर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये कॉस्ट जो हम प्री डिटर्मिन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ये हम अपने टीम मेंबर्स को जो प्रोडक्ट बनाने के जिम्मेदार हैं, इस प्रोडक्ट में हिस्सा डालते हैं बनाने में, उन सबको दे दी जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट कि भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आप सब ने इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश करनी है। अब मैंने अभी क्या बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमने टीम को जो डेटा दिया वो क्या क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मैंने जो डाटा टीम को दिया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल से 2 kg 50 रुपये पर kg के हिसाब से 100 रुपया, लेबर 5 आवर 40 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 200 रुपये, और ओवरहेड भी लेबर की बेसिस पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से ये बने 50 रुपीज़। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल थोड़ा सस्ता रह गया, इसको थोड़ा महंगा कर देते हैं, चलें इसको हम 2 kg की जगह इसको हम 10 किलो कर देते हैं, ठीक है जी। 10 kg मटेरियल है तो हमारी कॉस्ट कितनी बन गई? ये होगी 500 और ये 700 और ये 750, ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है जिसमें हमने, कॉस्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, पर यूनिट का डाटा। तो ये कॉस्ट कार्ड ही है, पर यूनिट का ही डाटा है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा है, ये एक्चुअल कॉस्ट का डाटा नहीं है। अच्छा, अब मैंने जैसे आपसे बात की कि स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है। प्रोडक्ट बनाने से पहले ये कॉस्ट आपने एस्टीमेट की और अपनी टीम जो कि जिम्मेदार हैं इस प्रोडक्ट बनाने में हिस्सा डालने के, उनको दे दिया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट 750 में बनाने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्शन शुरू होने से पहले एस्टीमेट की जाएगी, डिटर्मिन की जाएगी और टीम को दे दी जाती है। अब टीम में देखिए जिम्मेदार कौन कौन है, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हो। देखें ये डिपेंड करेगा ना वेस्टेज पे, वेस्टेज कम या ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर। यह है कीमत, मटेरियल खरीदा कितने का गया, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये लेबर का टाइम, कितने टाइम में यूनिट बनना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा होगी कम होगी टाइम बदल जाएगा ना। इसका जिम्मेदार कौन है? अगेन प्रोडक्शन वर्कर। और लेबर का रेट किस बंदे की जिम्मेदारी है? एचआर की। लेबर को हायर करना एचआर की जिम्मेदारी है, तो राइट रेट पे लेबर को हायर करना ये एचआर का टारगेट है। सिमिलरली ओवरहेड, ये तो लेबर से लिंक है और ये रेट का खर्चा, ये डिफरेंट टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है इस रेट में। बट एनीवेज
ये हमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमने बनाया और टीम को सर्कुलेट कर दिया, भाई हर बंदे ने अपने अपने टारगेट रेलेवेंट अचीव करने की कोशिश करनी है, हर बंदा टारगेट पूरा करने की कोशिश करेगा तो ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट का टारगेट हासिल हो जाएगा। मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टारगेट का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, मैंने फिर कहा इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डिस्कशन में टारगेट का वर्ड आने से मुराद टारगेट कॉस्टिंग नहीं बन जाएगा। ये टारगेट कॉस्टिंग को भूल जाओ, फिलहाल इस चैप्टर में टारगेट कॉस्टिंग से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है, वो इंटायरली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली हमारी टीम का बेंचमार्क बन गया है। बेंचमार्क भी टारगेट का ही दूसरा नाम है ना, बेंचमार्क है भाई, हमने इसको हासिल करने की कोशिश करनी है। और ये हमने यहां पे एक मैं कुछ चीज ध्यान में रख आपके डाल दूं, टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ा था ऐसी प्रोडक्ट के लिए जो भी हमने लॉन्च नहीं की, लॉन्च करने से पहले टारगेट कॉस्टिंग की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन प्रोडक्ट की जाती है जो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, या उनके लिए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डेवलप किया, टीम को दे दी कि भाई इसको हासिल करना है, इसका मकसद क्या है उस पर आ जाइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स जहां पे हमने देखे थे, वहां पे हमने कहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक अहम ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो ये कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश है कि हमने टीम को कॉस्ट का टारगेट दे दिया है कि भाई आपने कॉस्ट को इस टारगेट के अंदर रखना है। मतलब ऐसे नहीं शूटर पे महार की तरह जितनी मर्जी वेस्टेज होती है हो जाए, जितना मर्जी एफिशिएंसी लेवल नीचे जाता है चला जाए, जितना मर्जी महंगा मटेरियल मिलता है खरीदना है वह खरीद लें, ऐसा नहीं है। हमने कंट्रोल करना है कॉस्ट को, हमारी कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले टारगेट सेट किया जाता है और फिर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्चुअल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है रेगुलरली। जब कंपैरिजन किया जाता है तो दैट इज द वेरिएंस एनालिसिस पार्ट, कि एक्चुअल खर्चा कितना आया, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चा कितना आना चाहिए था, व्हाट इज द वेरिएंस, फर्क कितना रहा। और फिर सिर्फ फर्क नहीं निकालना, फर्क का जिम्मेदार कौन है, यह फर्क किस वजह से आया, क्या वेस्टेज ज्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से फर्क आया, रेट कम या ज्यादा की वजह से फर्क आया, लेबर की एफिशिएंसी ऊंच नीच से फर्क आया, लेबर की हायरिंग रेट ऊंच नीच से फर्क आया, या इसके रेट ऊपर नीचे होने से फर्क आया। फर्क आने की वजह क्या हो सकता है, सब में ही कुछ प्लस कुछ माइनस हो। हमें वेरिएंस एनालिसिस है, एनालिसिस का मतलब अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट से हमारी एक्चुअल कॉस्ट, ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, इसको पीरियड एंड पे एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट से कंपेयर करेंगे से वो 800 है, तो हम कहेंगे भाई 50 का वेरिएंस है। और ये वेरिएंस हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। वेरिएंस को हम हमेशा फेवरेबल या एडवर्स से पहचानते हैं। हम या लिखेंगे फेवरेबल वेरिएंस है, अभी हमने सारी कैलकुलेशन आगे सीखनी है, अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड आपको उसको दे रहा हूं, या एडवर्स वेरिएंस है। तो हमारे इस केस में ये वेरिएंस एडवर्स है, हमारे अगेंस्ट है कि हमारा टारगेट था यूनिट 750 में मिलना चाहिए, हमारी टीम ने यूनिट 800 में बना दिया, हमें 50 स्टैंडर्ड के मुकाबले में 50 रुपए का खर्चा ज्यादा लग गया। दिस इज एडवर्स, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। और मैंने जैसे कहा वेरिएंस एनालिसिस में हमने सीखना है कि ये जो वेरिएंस आया इसका कसूरवार है कौन। 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है हमारी प्रोडक्शन में, किस डिपार्टमेंट का कसूर है। 5-6 डिपार्टमेंट में से 7 डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारा ये नुकसान हुआ। वजह क्या है, नुकसान की वजह जानने के लिए हमें वजह पता होगी तो उस वजह को दूर करके अगले पीरियड में फ्यूचर में हम इस वेरिएंस को खत्म कर सकेंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट कंट्रोल करना है ना। टारगेट किया था 750, एक्चुअल 800 आ गई, तो हमने कोशिश करनी है इसको 800 को 700 पे लेके आए। हो सकता है हमें पता लगा कभी मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही है, तो मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा क्यों हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2 रीजन पॉसिबल हो सकती हैं, एक लेबर इज नॉट ट्रेन्ड, दूसरा पिलफरेज, चलो ये भी रीजन हो सकती है, तीसरा मटेरियल की क्वांटिटी वाज नॉट गुड, तभी तो वेस्टेज ज्यादा हो जाती है। हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जो भी रीजन है उसको दूर करनी। अगर लेबर ट्रेन नहीं है, लेबर की ट्रेनिंग की जाएगी, पिलफरेज है तो पिलफरेज को रोकने की कोशिश की जाएगी, और अगर मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं खरीदी जा रही तो प्रोक्योरमेंट टीम से कहा जाएगा भाई क्वालिटी क्यों ठीक नहीं हो रही, खरीदी जा रही, इसके बारे में कोई अप्रोप्रिएट मेजर लीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि हम आइंदा क्वालिटी मेयार के मुताबिक लें। पता लगा जी लेबर एफिशिएंसी जो है वो लेबर का टाइम ज्यादा लग रहा है, ज्यादा क्यों लग रहा है, फिर अगेन वही रीजन, क्या प्रोडक्शन लेबर ट्रेंड नहीं है, या ब्रेकडाउन की वजह से आइडल टाइम आ रहा है, वजह क्या है, स्टॉक आउट हो रहे हैं, वजह क्या है, जो रीजन है उसको
दूर किया जाए। अगर हमारे स्टॉक आउट हो रहे हैं, उसकी वजह से आइडल टाइम आया, ज्यादा टाइम लग गया, आइडल टाइम भी तो कॉस्ट होती है ना हमारी, उसकी वजह से लेबर ज्यादा लग रही है, तो आइडल टाइम को कंट्रोल किया जाए। लेबर की ट्रेनिंग ना होने की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो लेबर ट्रेनिंग पर काम किया जाए। सो वेरिएंस एनालिसिस का मकसद है, हमने ढूंढनी है उनकी कॉज, पहले वेरिएंस कैलकुलेट करना है, फिर उसकी कॉजेज ढूंढनी है और प्रैक्टिकली उन कॉजेज को रिमूव करके टारगेट स्टैंडर्ड कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश करनी है, ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल कर सके। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी बीच के जितने स्टेप्स हैं वो सारे में डिस्कस करने हैं, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है उसका मीनिंग बताया और स्टैंडर्ड कॉस्ट हम क्यों सेट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों सेट करनी चाहिए वेरिएंस एनालिसिस में हेल्प के लिए। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी टारगेट के तौर पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब दी जाएगी इंप्लॉइज को, तो इंप्लॉइज उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसकी अचीव करने की ही कोशिश से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, एनी क्वेश्चन? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया है। अब ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अनदर टर्म जिसको मैं डिस्कस करने हैं, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इज इट क्लियर? और बैकग्राउंड ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके साथी का सवाल है कि हम कस्टमर को जो प्राइस कोटेशन देते हैं क्या उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट डालेंगे, तो उसका जवाब हम डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहां पे हम रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में, प्राइसिंग डिसीजन में हम रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले प्री डिटर्मिन्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि टीम को दी जाएगी कि आपने इस कॉस्ट को अचीव करना है। ठीक है, जो कोटेशन में कॉस्ट आप यूज करते हो वो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट है, नॉट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। देयर इज अ डिफरेंस, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मेकिंग प्रोडक्ट, relevant cost of the making product, and now this is standard cost of making the product जी। और बाय द वे चौथी डालो तो टारगेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, वो भी है। लेकिन ये चारों ये अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है जी, इनके अपने अपने मीनिंग है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे अब हम बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने जब डिटरमिन कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड कॉस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बजर कर ली, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज करना है, उसके क्या फायदा हमने उठाना है वो बात कर ली। अब वो कैसे हासिल करना है उसकी बात करते हैं। जो हमने कहा ना वेरिएंस एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस तक पहुंचने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है कि जी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी हम वेरिएंस एनालिसिस तक पहुंच सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, वेरिएंस एनालिसिस तक का सफर हमारा कैसे चलेगा, उसमें हम बात कर रहे हैं। ये अगेन बेटा, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये बैकग्राउंड में चली जाएंगी। ये जब हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन पर जाएंगे, हमें क्वेश्चन में कभी ये नहीं आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइन करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफाइन करो, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छी तरह ये बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टर्म का पता होगा, तो गालिबन आपको जो क्वेश्चन वेरिएंस एनालिसिस में आने हैं वो आप बेहतर समझ पाते हो। याद रखिएगा, हमें लिखने को कभी आया नहीं, चांसेस यही है कि शायद 99% चांसेस है कि आएगा भी नहीं, 1% चांस है आ सकता भी है, लेकिन हम उस 1% के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं, हम 99% के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमें वेरिएंस एनालिसिस पे क्वेश्चन आना है, लेकिन उस वेरिएंस एनालिसिस को क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए हमें सारा बैकग्राउंड आना चाहिए, हम उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम काम कैसे करता है? जस्ट लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन होती है। अब देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ के आए हैं, वो क्या थे? मार्जिनल कॉस्टिंग हमें कहती है कि आप कॉस्ट पर यूनिट को मेजर करो, किस बेसिस पे? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बेसिस पे, ऐसा ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें क्या कहती है? आप कॉस्ट पर यूनिट मेजर करो
फुल प्रोडक्शन कॉस्ट की बेसिस पे, ऐसा ही है। और भाई वो दोनों सिस्टम आपको एडवाइस करते हैं जो हमने पहले पढ़े थे कि आप एक्चुअल मार्जिनल कॉस्ट की बेसिस पे चलो, आप एक्चुअल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बेसिस पे चलो, ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल एक्चुअल फुल कॉस्ट के ऊपर चलो। अब ये बीच में एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आ जाती है। ये सिस्टम क्या कहता है, ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के पैरेलल स्कीम है कि भाई आप बेशक मार्जिनल फॉलो करो, आप बेशक एब्जॉर्प्शन फॉलो करो, जो मर्जी फॉलो करो, लेकिन अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना है ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को साथ ब्लेंड कर लो। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ब्लेंड करना क्या है कि आप अपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड में जब आप प्रोडक्शन चार्ज करोगे तो आप चार्ज करोगे किस बेसिस पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट में। आप इन्वेंट्री को जब वैल्यू करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो किस बेसिस पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेसिस पे। मतलब हम एक तो है हम एक्चुअल खर्चा इनकर कर रहे हैं, मटेरियल हमारा लगा कितने का, लेकिन जब हम वर्क इन प्रोसेस की बात करें यहां पे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यही अकाउंट्स है ना जिनमें प्रोडक्शन की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। हम जब प्रोडक्शन शुरू करते हैं रॉ मटेरियल डेबिट किया, डायरेक्ट लेबर डेबिट की, एफएच एब्जॉर्ब किए, और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होगी यहां से फिनिश गुड्स को भेज दिया, और फिनिश गुड्स में से जो फिर बिक गए वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चले गए, और जो नहीं बिके वो बैलेंस कैरी डाउन हो गया। यही कहानी है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हो तो ऑल यूनिट्स आर रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब ये जो यूनिट प्रोडक्शन हो रही है सारा यहां पे जो डाटा डेबिट होने हैं वो डेबिट होने हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, और जब ये प्रोडक्शन यहां से कंप्लीट हो गया इन्वेंट्री के अकाउंट में आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पे आएगी, और ये इन्वेंट्री बैलेंस जो कैरी डाउन होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कैरी डाउन होगा। मतलब हमने एक्चुअल कितने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल किया वो नहीं यहां पे लिखना, स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं कितने मटेरियल कितने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था वो लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किया था मटेरियल का कितना था, 10 केजी, कितने केजी था, 10 केजी 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी, 50 रुपए के हिसाब से 500 था। लेट्स अज्यूम मेरा वर्क इन प्रोसेस नंबर 1 जो है वो 75 यूनिट्स का है। अब मैंने इस अकाउंट को जो रॉ मटेरियल डेबिट करना है वो कितने रुपए डेबिट करना है, 75 इंटू कितना बना, वैल्यू दो, 7,000 37,500। एक्चुअल मटेरियल कितने रुपए का इस्तेमाल हुआ दैट इज नॉट रेलेवेंट हियर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि आपने ऑल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हो सकता है एक्चुअल मेरा 10.5 kg इंटू ₹52 के हिसाब से कितना बनता है, ये 546, ये एक्चुअल मेरा ये बनता है, इंटू 75 करो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी 950। एक्चुअल खर्चा मेरा मटेरियल का 40,950 लगा है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कह रही है कि आपने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में स्टैंडर्ड कॉस्ट डेबिट करनी। हाँ, पीरियड एंड पे आप देख लोगे कि भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना खर्चा लगना चाहिए था, एक्चुअल खर्चा कितना लग गया, यही तो वेरियंस है, यही तो वेरियंस है कि भाई हमारा एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग गया स्टैंडर्ड से, एडवर्स वेरियंस आ गया, इसकी कॉजेज ढूंढो। ये हमारा वेरियंस एनालिसिस की सारी डिस्कशन हमारी इस पे बेस करेगी, बट फिलहाल हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब समझ रहे हैं। सेम गोज फॉर लेबर, सेम गोज फॉर ओवरहेड। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल खर्चे का रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम रख रहे हैं, ठीक है। कैसे रख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड भी मेरी किताबों में है, ये रिकॉर्ड भी मेरी किताबों में है, और इनका डिफरेंस हमारा वेरियंस एनालिसिस होते हैं। आगे चल के वेरियंस एनालिसिस के चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको समझा रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या लिखा हुआ जी, ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स एट देयर स्टैंडर्ड कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट का मतलब वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंट का मतलब फिनिश गुड्स के जो अकाउंट्स हैं, इनमें हम तमाम यूनिट्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज बेस्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, जब हम कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड पे ले रहे हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी उसी पे की जाएगी, याद रखिएगा। और डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट
are recorded as variances and reported at regular interval for the purposes of budgetary control cost control के लिए as variances इनको रिपोर्ट किया जाता है। ये सारा हमारा मेजर डिस्कशन हमारी होनी इस पे है, ये हमारा मेजर एरिया है जो इस चैप्टर 13-14 में हमारा मेजर डिस्कशन मार्क्स वाला एरिया ये है। इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे और ये ख्याल कीजिएगा हर ऑर्गेनाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है या मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अडॉप्ट कर सकती है। बट फर्क क्या होगा, यहां पे देख लीजिए, जो कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही है वो यहां पे सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लाएगी और जो कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है वो यहां पे टोटल ओवरहेड लाएगी। ओनली डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कंपनी वाली भी फॉलो कर सकती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करने वाली कंपनी भी फॉलो करती है। बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद तो कॉस्ट कंट्रोल है ना, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो भी कॉस्ट कंट्रोल करना है आपने, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तब भी तो कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर सकती है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो। दिस विल बी द डिफरेंस। ओवरहेड यहां पे क्या आएगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों के साथ फॉलो किया जा सकता है, मकसद इसका कॉस्ट कंट्रोल है। आपकी पॉलिसी क्या है उसके मुताबिक आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये आपके कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं। ये प्रोसेस है जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक अज्यूम्ड डाटा। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, व्हेन यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कब से मुराद यहां पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस किस्म की इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसका जवाब है टाइप्स ऑफ बिजनेस कह लीजिए, किस तरह के बिजनेसेस को ये सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। It may be used when an entity produces standard units of product or service that are identical. जब कंपनी एक जैसी ही प्रोडक्ट बना रही है लार्ज नंबर में तो उस कंपनी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करने चाहिए। अगर कंपनी डिफरेंट कस्टमर के ऑर्डर के लिहाज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है तो उस कंपनी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज बेनिफिशियल नहीं है, शायद वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल ना करे। लेकिन एक, जैसे मैं इसकी मिसाल ले लें, फर्नीचर वर्कशॉप है, एक फर्नीचर वर्कशॉप है जिसमें आइडेंटिकल कुर्सियां फैक्ट्री में बन रही हैं धड़ाधड़, हर महीने 10,000 कुर्सी बना के बेच रहे हैं, एक ही जैसी कुर्सी है, तो इसको तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक वर्कशॉप है जिस पे फर्नीचर बनता है कस्टमर के डिज़ाइन के मुताबिक, भाई इस तरह का डाइस बना दो, इस तरह की कुर्सी बना दो, इस तरह का सोफा बना दो, इस तरह का बेड बना दो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट बनती है, तो उस कंपनी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करना शायद वायबल नहीं है, उसके लिए बेहतर नहीं है, वर्केबल नहीं है। तो हमने कहा किस तरह के बिजनेसेस को यूज करने हैं, ऐसी एंटिटी जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाती है और मकसद इसका कॉस्ट को कंट्रोल करना है थ्रू कैलकुलेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। अच्छा, स्टैंडर्ड सेटिंग जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो हम प्रोडक्शन शुरू से पहले सेट करते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये जनाब डिफरेंट स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बताएगा। प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। लेबर का टाइम पर यूनिट कितना लगना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा। लेबर का रेट पर आवर कितना होना चाहिए ये एचआर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। और ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक ब्रीफ समरी है उनकी। ये दिस मे नॉट बी कंक्लूसिव लिस्ट, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सेटिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे शुरू में, और बाद में जिम्मेदारी भी इन लोगों की है। जो स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा उसको अचीव करने की कोशिश करना जिम्मेदारी इनकी। अच्छा, इसमें एक बात मैं थोड़ा और ऐड कर दूं वेरियंस के रेफरेंस से। हम हर वेरियंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं जैसे मैंने को बताया और उसकी कॉज ढूंढते हैं। वेरियंस बात का फेवरेबल भी हमें मिलेंगे और हमें एडवर्स भी मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जहां पे तो एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं उनकी कॉजेस को ढूंढ के रिमूव करना, दिस इज द प्राइमरी टारगेट, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। और जहां पे फेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं
उनकी कॉजेज को भी ढूंढा जाता है। और अगर वो ऐसी कॉजेज हैं जिनको हम फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं तो हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता लगा कि हमें मटेरियल में यूजेज वेरिएंस, मटेरियल का क्वांटिटी का वेरिएंस हमारा फेवरेबल आ गया, मटेरियल कम इस्तेमाल हुआ है, तो हमें इन्वेस्टिगेट किया, हमें पता लगा मटेरियल कम इस्तेमाल होने की वजह यह है कि हमारी प्रोक्योरमेंट टीम ने हमने जो क्वालिटी सोची थी उससे बेहतर क्वालिटी का मटेरियल खरीद लिया। हमने सोचा था मटेरियल हम खरीदेंगे सप्लायर ए से, तो कंपनी ने, हमारी प्रोक्योरमेंट टीम ने कंपनी बी से मटेरियल ले लिया, तो कंपनी बी का मटेरियल की क्वालिटी शायद अच्छी है, तो शायद इस वजह से हमारी वेस्टेज कम हो गई है। तो हमें अपना प्लान ही रिवाइज कर लेना चाहिए कि आइंदा मटेरियल खरीदेंगे सप्लायर बी से, ताकि हमें कम क्वांटिटी हमारी इस्तेमाल हो और हमारे लिए एक फेवरेबल वेरिएंस यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसका फ़ायदा हम उठाते चलें। और सिर्फ हमने उस वेरिएंस की कॉज को इन्वेस्टिगेट नहीं करना, एडवर्स कॉज है तो रिमूव करना है, फेवरेबल कॉज है तो यूजुअली फेवरेबल वेरिएंस देने वाली टीम को, डिपार्टमेंट को रिवॉर्ड भी किया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और वो मजीद कोशिश करे फेवरेबल वेरिएंस जनरेट करने की, क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या? कंपनी का फायदा। तो कंपनी का फायदा अगर कोई टीम कर रही है, कोई वर्कर कर रहा है, तो उसको हमें उस फायदे में से कुछ रिवॉर्ड देने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ताकि टीम मोटिवेटेड रहे और कंपनी के फायदे की कोशिश करती रहे, कॉस्ट को नीचे से नीचे लाने की कोशिश करती रहे। ड्राइविंग स्टैंडर्ड को कैसे ड्राइव किया जाता है? मैंने कह दिया किस डिपार्टमेंट ने ड्राइव करना है, वो बता दिया। अब वो ड्राइव कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, मटेरियल यूजेज का स्टैंडर्ड कैसे हासिल किया जाएगा कि भाई ये कुर्सी बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। मटेरियल यूजेज का स्टैंडर्ड, अगर तो ये कुर्सी हम पहले से बनाते आ रहे हैं तो पिछले महीने हमने कितना मटेरियल क्वांटिटी इस्तेमाल की, वहां से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछले महीने कितना पाइप लगा, पिछले महीने कितनी इस पर रेक्सिन या कपड़ा लगा, पिछले महीने कितना फोम लगा पर शेयर, वहां से हम स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट कैन बी टेकन एज अ बेस। और हो सकता है हम उसमें कहें यार पिछले महीने हमारा पाइप में 5% वेस्टेज था, अगले महीने वेस्टेज को हमने 3% पे लाना है। पिछले महीने कपड़े में हमारा 10% वेस्टेज था, अगले महीने इस वेस्टेज को हमने 7% पे लाना है। स्टैंडर्ड में हम 7% वेस्टेज शामिल कर लें, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए मटेरियल यूजेज का अंदाजा लगाना, तो प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी हेल्पफुल। हम प्रोडक्ट का डिजाइन, उसकी स्पेसिफिकेशन स्टडी करें, वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पाइप इस्तेमाल होना चाहिए, अंदाजन इसमें कितना कपड़ा इस्तेमाल होना चाहिए। सो अगर प्रोडक्ट आप पहले से बनाते आ रहे हो तो पास डेटा से स्टैंडर्ड कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट आप नहीं बनाने जा रहे हो तो प्रोडक्ट के डिजाइन से आप अंदाजा लगा सकते हो। से हम मटेरियल यूजेज की अगर बात करें तो इसी तरह लेबर एफिशिएंसी, मतलब टाइम पर यूनिट कितना लगना चाहिए, सेम जो मैंने बात की मटेरियल के लिए, यूजेज के लिए, लेबर एफिशिएंसी के लिए भी ऐसी बात की जा सकती है। अगर तो प्रोडक्ट पुरानी है तो अगले महीने के लिए उसका टारगेट क्या रखना है, पास डेटा से अंदाजा लगा लो। और आप कह सकते हो पास्ट में हमारी एफिशिएंसी हमने देखा 80% थी, तो अब हम अगले महीने के स्टैंडर्ड में एफिशिएंसी को 85% रखना चाहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल है ना, हम चाहते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करें, तो उसके लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टारगेट हम देना चाहेंगे टीम को, तो हम पास्ट डेटा से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है, टाइम एंड मोशन स्टडी से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नई प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए। टाइम एंड मोशन स्टडी होता है कि एक इंजीनियरिंग की ये टर्म है जिसमें आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन के मुताबिक देखते हो कि कौन इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या फंक्शन होना है। जैसे कुर्सी है, इस कुर्सी में मैं सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या क्या फंक्शन होंगे, तो हम कहते हैं जी इसका पहले हमें पाइप को काटना पड़ेगा डिफरेंट लेंथ्स में, फिर पाइप को बेंड करना पड़ेगा डिफरेंट डिजाइन में, फिर हमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट पार्ट्स को, तो एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। टाइम एंड मोशन स्टडी, क्या भाई हमने ये कुर्सी इस डिजाइन की तो नहीं बनाई, लेकिन कुर्सियां तो बहुत बनाई है, तो कटिंग तो हमें पता है इस पाइप की कटिंग में कितना टाइम लगता है, पाइप की बेंडिंग में कितना टाइम लगता है, वेल्डिंग में कितना टाइम लगता है एक वर्कर के लिए। तो हम उन तमाम टुकड़ों को जोड़ के इस कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, हम वो मेजर कर सकते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडीज को कहा जाता है कि डिफरेंट टास्क्स के लिए कितना टाइम है, वो अंदाजा लगा के इंडिविजुअल टास्क का हम टोटल प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें कंपैरिजन विद सिमिलर जॉब्स भी आ सकती है, भाई इस तरह की नहीं बनाई, इससे मिलती जुलती तो बनाई होगी। सिमिलरली मटेरियल प्राइस का आपने स्टैंडर्ड लगाना है, पास्ट डाटा लो और फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाल दो उसमें। आपने लेबर रेट का अंदाजा लगाना है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पास्ट डाटा लो पिछले साल का और उसमें एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज डाल दो कि गवर्नमेंट इस वक्त कितनी सैलरी बढ़ा देगी, हमें अगले साल कितनी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आने वाले पीरियड के लिए बन जाती है।
एक्चुअल कॉस्ट प्रायर डाटा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम सेट करते हैं पीरियड शुरू होने से पहले फ्यूचर पीरियड के लिए, ठीक है जी। तो अगले पीरियड का हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मेजर कर सकते हैं जी? एनी क्वेश्चन? ये दो हमारे पास बेसिक सी इलस्ट्रेशन है स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। हम चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का देख रहे हैं, चैप्टर 13 है। तो लीजिए जी, ज़रा ये इलस्ट्रेशन 1 मुझे सॉल्व करके आपने दिखानी है। इलस्ट्रेशन 1 ही सिर्फ हम अभी देखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड in order to establish the standard cost of 1 unit of product 20K and enter the following subtotal on the card: standard prime cost, standard marginal cost and standard total absorption cost। ये तीन सब टोटल के साथ आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है। क्लीम लिमिटेड का डाटा आपको गिवन है, प्रोडक्ट है 20K, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर 1800। स्टैंडर्ड डिटेल्स फॉर 1 यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 40 मीटर स्क्वायर मीटर एट 10.6, डायरेक्ट वेजेस बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 12 घंटे 10 रुपए के हिसाब से, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 30 घंटे 5.6 के हिसाब से। बजटेड कॉस्ट एंड आवर्स पर एनम, ओवरहेड वेरिएबल, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट का खर्चा उसके लेबर आवर्स, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का खर्चा उसके लेबर आवर्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का डाटा आ गया और हमें बताया गया है वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड यूजिंग लेबर आवर एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो दोनों की बेसिस अलग-अलग है। वेरिएबल ओवरहेड की बेस है लेबर आवर और फिक्स्ड ओवरहेड की बेस है यूनिट्स। लीजिए जी, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है। फॉर्मेट मैं आपके सामने चले आपकी आसानी के लिए यहां पे बता देता हूं, जिस तरह उसने हमें कहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मटेरियल, लेबर दो हैं, एक बॉन्डिंग एक फिनिशिंग। तो जनाब यहां पे इसका सब टोटल डालेंगे, ये प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। दिस इज प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। इसमें फिर ऐड करेंगे आप वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसमें ये भी बॉन्डिंग और फिनिशिंग दो डिपार्टमेंट का आएगा। जब ये दो कॉस्ट ऐड कर देंगे तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा और इसमें फिर ऐड कर देंगे आप फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, तो ये आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। हमसे कहा गया था स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाइए जिसमें 3 सब टोटल दिखा दीजिए। ये हैं 3 हमारे सब टोटल। डाटा फीड कीजिए इसमें जनाब और कंप्लीट कीजिए इस वर्किंग को।
जी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 7 5 7 1 2 जी। और मार्जिनल कॉस्ट 754 755 एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 795। लीजिए जी वेरीफाई कर लीजिए कैलकुलेशन, और अगर कोई एतराज़ है तो पूछिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, इसकी इलस्ट्रेशन 2 भी एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, तो ये करके आइएगा इंशाअल्लाह। कल हम मिलेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे मज़ीद बात करेंगे, और फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वेरिएंस एनालिसिस का जो सफ़र है उसको भी इंशाअल्लाह कल से ही देखना शुरू करेंगे, क्योंकि मेजर टॉपिक तो हमारा वेरिएंस एनालिसिस है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।